नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टाइम्स कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अपन ने चौहान वंश के दो प्रमुख शासक पढ़े, अजयराज और अर्णोराज। अजयराज अजयराज पढ़े, जिनका शासनकाल 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक था। ठीक है। इसके बाद में हमने अजयराज के बाद अर्णोराज पढ़ा। अर्णोराज 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 पढ़ा, जिनका शासनकाल 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक था। ठीक है। अर्णोराज अर्णोराज ने यहाँ पे, इनका उपनाम आनाजी है। इन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया, जिसके किनारे जहांगीर ने दौलताबाग का निर्माण करवाया था और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसको तोड़कर जहांगीर ने अपने महल बनवाए थे। तो जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है। ठीक है। इनका विवाह, अर्णोराज का विवाह चालुक्य शासक, इनका विवाह चालुक्य शासक की पुत्री, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से हुआ। कांचन देवी से हुआ था। ठीक है। कांचन देवी से हुआ था। इनकी हत्या इनके पुत्र जगदेव ने 1155 ईस्वी में कर दी थी। अब इससे आगे अपन पढ़ते हैं। इससे आगे जो शासक हैं उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। इनका जो नाम है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। इनका शासनकाल 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक माना जाता है। 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक माना जाता है। अब विग्रहराज जो चतुर्थ, ये जो शासक थे, इनका उपनाम है बीसलदेव। इनका उपनाम है बीसलदेव। इनका उपनाम है बीसलदेव। इनकी इनकी प्रमुख उपाधियां कवि बांधव, या इसको कटी बंधु भी कहते हैं। कटी बंधु। अब पूछा जाए कि ये उपाधि किसने दी, तो ये उपाधि जयानक भट्ट ने प्रदान की। जयानक भट्ट ने प्रदान की। उपाधि किसने प्रदान की? जयानक भट्ट ने प्रदान की थी। ठीक है। ये विद्वानों के आश्रयदाता थे। विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। प्रमुख इनके दो दरबारी थे, या प्रमुख दो विद्वान। नंबर एक सोमदेव। कौन है? सोमदेव। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? ललित विग्रहराज में किसका वर्णन है? ललित विग्रहराज में बीसलदेव, इसमें बीसलदेव व देसल देवी का प्रेम कथा का वर्णन है।
ठीक है, प्रेम प्रसंग या प्रेम कथा का वर्णन है। प्रमुख दो विद्वान थे, जिनमें पहले थे सोमदेव। इनकी प्रमुख रचना ललित विग्रहराज, और ललित विग्रहराज में बीसल देव व देसल देवी की प्रेम कथा का वर्णन है। इनके दूसरे जो दरबारी प्रमुख कवि थे, दूसरे कवि वो थे नरपति नाल्य। नरपति नाल्य, नरपति नाल्य। नरपति नाल्य की प्रमुख रचना, इनकी प्रमुख रचना बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो में बीसल देव, इसमें बीसल देव व राजमती, राजमती के प्रेम कथा का वर्णन है। प्रेम कथा का वर्णन है। राजमती व बीसल देव की प्रेम कथा का वर्णन है। विग्रहराज चतुर थे, इनको उपनाम बीसल देव भी कहा जाता है, और इनके नाम पर ही ये बीसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? नरपति नाल्य ने। ये स्वयं भी विद्वान थे, स्वयं विद्वान थे, स्वयं भी विद्वान थे, विद्वान थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, प्रमुख रचना, प्रमुख रचना। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? हरि के लिए नाटक। हरि के लिए नाटक, हरि के लिए नाटक इनकी प्रमुख रचना है। जो हरि के लिए नाटक है, इस नाटक, इसकी कुछ पंक्तियां, कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े, 2.5 दिन के झोपड़े व राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की समाधि, समाधि पर अंकित है। हरि के लिए नाटक जिसकी रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने की। और इस नाटक की कुछ पंक्तियां 2.5 दिन का झोपड़ा, जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, और वह राजा राम मोहन राय की समाधि पर अंकित है। तो राजा राम मोहन राय की समाधि, इनकी समाधि कहाँ स्थित है? इनकी समाधि है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, इंग्लैंड में इनकी समाधि स्थित है। उस पर इस नाटक की कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ, ये जो विग्रहराज चतुर्थ थे, इनके काल को, इनके काल को, काल को चौहान वंश का, चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल कहा जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न आता है कि चौहान वंश का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को। इन्होंने दिल्ली के, दिल्ली के, इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था, अधिकार किया था। तो दिल्ली पर अधिकार किस चौहान शासक ने किया? विग्रहराज चतुर्थ ने किया। गजनी के, गजनी के खुसरौ शाह, गजनी के खुसरौ शाह, खुसरौ शाह को पराजित किया। गजनी के खुसरौ शाह को पराजित किया था। ठीक है।
गजनी के खुसरो शाह को इन्होंने पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, ये एक अच्छे निर्माता भी थे। इन्होंने कुछ प्रमुख निर्माण कार्य करवाए, जैसे प्रमुख निर्माण कार्य, प्रमुख निर्माण कार्य, प्रमुख निर्माण कार्य। इसमें सर्वप्रथम नंबर 1 बिसलपुर बांध बनवाया। बिसलपुर बांध का निर्माण किया। बिसलपुर बांध का निर्माण किया। ये बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह। कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह। और टोडा रायसिंह कहाँ स्थित है? टोंक में। टोंक में, ठीक है। बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। दूसरा, इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। ये जो संस्कृत पाठशाला थी, इसका नाम क्या था? सीधे कई बार नाम भी पूछ लेते हैं। तो इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण इसका नाम था। संस्कृत पाठशाला का नाम क्या था? सरस्वती कंठाभरण। इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा, तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, लेकिन ये जो लिखते हैं तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। जो ये झोपड़ा बनवाया था, इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था अबू बकर। इसका वास्तुकार था अबू बकर। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्यों प्रसिद्ध है? इसको एक बार मिटा के ऊपर लिखता हूँ। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। प्रथम मस्जिद कहा जाता है। इसे 16 खंभों का महल, खंभों या खंडों का महल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पंजाब शाह की याद में 2.5 दिन का उर्स का मेला भरता है। 2.5 दिन का उर्स का मेला भरता है। 2.5 दिन का उर्स का मेला भरता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा
निर्माणकर्ता कौन है? यदि पूछ लिया जाए सीधा निर्माणकर्ता, निर्माणकर्ता, तो वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माणकर्ता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि वास्तुकार पूछा जाए कि वास्तुकार कौन है, तो अबू बकर। वास्तुकार, वास्तुकार कौन है? अबू बकर, अबू बकर। ठीक है। कहाँ स्थित है ये अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ समझ में आया? तो विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इन्होंने प्रमुख निर्माण कार्यों में बीसलपुर बांध बनवाया, अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, और संस्कृत पाठशाला का नाम सरस्वती कंठाभरण है, जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जिसके वास्तुकार अबू बकर हैं। इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। इसे 16 खंभों या खंडों का महल भी कहते हैं। पंजाब शाही की याद में 2.5 दिन का उर्स का मेला पड़ता है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके आगे जो शासक आते हैं चौहान वंश में, वो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, या आप इनको लिख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनका जो शासनकाल था 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक रहा। 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक रहा। ठीक है। इनका शासनकाल 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक रहा। इनके पिता, इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। और कहाँ? अनहिल पाटन, अनहिल पाटन, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अनहिल पाटन गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। सोमेश्वर चौहान। ठीक है। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर चौहान की जो इनकी उपाधि थी, उपाधि प्रताप लंकेश्वर, प्रताप लंकेश्वर, लंकेश्वर। इनकी उपाधि थी प्रताप लंकेश्वर। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी। कलचुरी राजवंश की राजकुमारी थी कर्पूरी देवी। इनकी माता का नाम था कर्पू देवी। इनके भाई का नाम था हरिराज, हरिराज। पिता की 1177 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के पश्चात 11 वर्ष की आयु में शासक बने। 1177 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ, या कह सकते हैं शासक बने, शासक बने। अब 11 वर्ष की आयु के थे, तो लगभग पूछा जाए कि भाई इनकी आयु क्या थी, तो इस समय लगभग 11 वर्ष की आयु, 11 वर्ष की आयु थी। तो 11 वर्ष की आयु में ये क्या बन गए? शासक बन गए। जब ये 11 वर्ष की आयु में शासक बने, तो इनकी संरक्षिका माता कर्पूरी देवी थी। माता कर्पूरी देवी बनी। इनकी संरक्षिका कौन बनी? माता कर्पूरी देवी बनी थी। अब ये जब संरक्षिका बनी, तो इन्होंने इनका 1 वर्ष तक संरक्षण किया। 1 वर्ष पश्चात 1178 ईस्वी में स्वयं ने राजकाज संभाला। 1178 ईस्वी में स्वयं ने राज्य की बागडोर संभाली, राज्य की
स्वयं ने शासन करना शुरू किया। वास्तविक रूप से शासक कब बने? 1178 ईस्वी में, क्योंकि 1 वर्ष तक तो इनकी संरक्षिका इनकी माता कर्पूरी देवी थी। जब ये शासक बने इस समय इनके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे इनके कदमवास, इनको कैमास भी बोलते हैं, कदमवास या कैमास। और इनके जो सेनाध्यक्ष थे उनका नाम था भुवनमल। इनके सेनाध्यक्ष कौन थे? भुवनमल। यहाँ तक की बात समझ में आई? सेनाध्यक्ष कौन थे? भुवनमल। 1178 ईस्वी में पूर्णतः शासन संभाला। इसके बाद इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। संभाला तथा दिग्विजय की नीति अपनाई। अब दिग्विजय की नीति अपनाई तब इन्होंने अपने प्रमुख जो समस्याएं थी या प्रमुख शत्रु थे उन सब का दमन किया। तो दिग्विजय की नीति के तहत इनकी प्रमुख विजय कौन कौन सी थी, या प्रमुख आक्रमण कह सकते हैं, प्रमुख विजय या युद्ध। ठीक है। जैसे सबसे पहले इन्होंने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। चचेरे भाई नागार्जुन को 1178 ईस्वी में गुड़गांवा या गुरुग्राम में पराजित किया। ठीक है, गुरुग्राम में पराजित किया। फिर बाद में 1182 ईस्वी में भंड नायकों को पराजित किया। अब 1182 ईस्वी में भंड नायकों को पराजित किया। भंड नायक कौन थे? ये एक बर्बर जाति थी और सतलज के आसपास रहते थे, लेकिन इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के काल में पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की तरफ आक्रमण किया तो इनको पूर्ण रूप से दमन कर दिया। 1182 ईस्वी में एक प्रमुख युद्ध हुआ, महोबा का युद्ध, या इसको अपन तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध हुआ। अब ये महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ये हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय व परमर्दी देव चंदेल ये कहाँ के शासक थे? ये जैजाक भुक्ति बुंदेलखंड के शासक थे। जैजाक भुक्ति, बुंदेलखंड को जैजाक भुक्ति भी कहा जाता है। तो ये परमर्दी देव चंदेल कहाँ के शासक थे? जैजाक भुक्ति या बुंदेलखंड के थे। तो महोबा का या तुमुल का युद्ध किन के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमर्दी देव चंदेल के बीच। परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति इनके दो प्रमुख सेनापति थे। नंबर 1 आला और नंबर 2 उदल। ठीक है, तो इस युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, ये विजयी रहे और ये सब पराजित हो गए, पराजित हो गए। ठीक है, पराजित हो गए। अलाउद्दीन परमर्दी देव के प्रमुख सेनापति थे। 1182 ईस्वी में इन्होंने महोबा के युद्ध में या तुमुल के युद्ध में इनको पराजित किया था। फिर इसके बाद में 1187 ईस्वी में 1187 ईस्वी में 1187 ईस्वी में नागौर का युद्ध, नागौर का युद्ध, और नागौर के युद्ध में ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ये युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व भीम द्वितीय, भीम द्वितीय के मध्य हुआ। ठीक है, तो ये भीम द्वितीय इसमें पराजित हुए, ये पराजित हुए। तो नागौर के युद्ध में किनको पराजित किया? भीम द्वितीय को पराजित किया। अब इसके बाद में इनका प्रमुख विजय में या प्रमुख युद्धों में आता है 1191 ईस्वी का तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, सॉरी 1187 ईस्वी में नागौर का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व भीम द्वितीय को, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व भीम द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें भीम द्वितीय पराजित हुए और पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, ये विजयी रहे, विजयी रहे। अब इसके बाद में कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल, गहड़वाल को पराजित किया, पराजित किया। ठीक है, और जयचंद गहड़वाल की पुत्री, इनकी पुत्री का नाम था संयोगिता, पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता, संयोगिता से, संयोगिता, पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया, पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया, पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया। तो संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल को पराजित किया और इनकी पुत्री का नाम संयोगिता था, जयचंद गहड़वाल की पुत्री का नाम संयोगिता था, और संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया। या इनकी एक प्रेम कथा थी, प्रेम विवाह भी कह सकते हैं इनको। और ये विवाह, जब ये विवाह हुआ तो ये इनकी शत्रुता का प्रमुख कारण रहा, शत्रुता का प्रमुख कारण, क्योंकि जयचंद गहड़वाल नहीं चाहते थे कि संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो, लेकिन संयोगिता इनसे प्रेम करती थी, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इनका अपहरण किया और इनके साथ में विवाह कर लिया था। अब इसके बाद में इनका प्रमुख युद्ध आता है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में। सबसे पहली बात तो तराइन कहाँ स्थित है? तराइन ये हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, करनाल जिले में स्थित है, करनाल जिले में स्थित है। ठीक है, तराइन का वर्तमान में नाम, वर्तमान में नाम, वर्तमान में नाम इसका तारावाड़ी है, तारावाड़ी। ठीक है, अब ये तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये किन किन के मध्य हुआ? यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ।
अब मोहम्मद गोरी कौन थे, ये कहाँ से आए? मोहम्मद गोरी ये गौर प्रदेश के शासक थे। कहाँ के? गौर प्रदेश के शासक थे। ये 1173 ईस्वी में शासक बनते हैं। गौर प्रदेश के शासक थे। इनका पूरा नाम मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन बिन शाम गोरी। ठीक है, इनका पूरा नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद शिहाबुद्दीन बिन शाम गोरी, इनका पूरा नाम है। और मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान व उच्च पर अधिकार कर लिया था। मुल्तान व उच्च पर अधिकार कर लिया, उच्च पर अधिकार किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद में यहाँ गोरी की प्रथम हार हुई। गोरी की प्रथम हार हुई। ठीक है, गुजरात के शासक इस समय मूलराज द्वितीय थे और मूलराज द्वितीय भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरह अल्प आयु के शासक थे। इनकी संरक्षिका भी इनकी माता थी, गुजरात के शासक की। मूलराज द्वितीय के जो शासक थे गुजरात के शासक, इनकी संरक्षिका इनकी माता नायका देवी थी। और गोरी के साथ इनका युद्ध हुआ, अनहिलवाड़ा का युद्ध या कासरहाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें गोरी की प्रथम हार हुई। यानी भारत में गोरी की प्रथम पराजय पूछा जाए तो कहाँ पर हुई? गुजरात आक्रमण के दौरान हुई। इसके बाद में मोहम्मद गोरी ने लाहौर व दिल्ली पर अधिकार किया। लाहौर, भटिंडा आदि पर अधिकार किया और जिसके कारण इसकी जो सीमाएं थी, सीमा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में मिलने लगी। तो इनकी युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? सीमा विवाद। ठीक है, अब इस युद्ध में मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध हुआ। ठीक है, एक मिनट, ये मोहम्मद गोरी का छोटा सा परिचय था। तो ये युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ? ये हुआ पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य। ये गोरी के मध्य हुआ, जिसमें गोरी की पराजय हुई, इनमें पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। पृथ्वीराज चौहान क्या रहे? विजयी रहे थे। ठीक है, ये तराइन का प्रथम युद्ध था। अब तराइन के द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध ये 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। और तराइन का द्वितीय युद्ध भी किन किन के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। ठीक है, अब ये जो द्वितीय युद्ध हुआ, ये द्वितीय युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, लेकिन विजय होने के पश्चात इन्होंने भागती हुई गोरी की सेना या मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया था, जिसके कारण मोहम्मद गोरी अपनी पराजय का बदला लेने के लिए पुनः 1 वर्ष बाद ही अपनी सेना संगठित कर पुनः आ धमके और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। अब तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, मोहम्मद गोरी विजय हो जाते हैं। लेकिन हार का कारण क्या था? इस हार का कारण था मोहम्मद गोरी द्वारा छल कपट। कैसे किया? मोहम्मद गोरी के एक दूत थे, दूत का नाम था कीवाम उल मुल्क, ये इनके दूत का नाम था कीवाम उल मुल्क। तो इस दूत को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास भेजा और कहा कि मैं मेरे भाई के आदेश का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब तक वो नहीं कहेंगे, जब तक युद्ध नहीं होगा, और आप निश्चिंत रहें। चौहान सेना या राजपूत जो सेना थी वो शाम के समय आराम से
सो गई। इस बात को सुनने के पश्चात आराम करने लग गए और मोहम्मद गोरी ने रात के समय इन पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हो गए। तो ये कौन है? पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, ये पराजित हुए और मोहम्मद गोरी विजयी रहा। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी रहा। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास में, इनको सिरसा के पास बंदी बनाया, सिरसा के पास में बंदी बनाया गया तथा इन्हें अंधा कर दिया गया। अंधा करने के बाद में इनको गजनी ले जाया गया। गजनी ले गए और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। गजनी में ही इनकी मृत्यु होगी। तो पृथ्वीराज चौहान की समाधि कहाँ स्थित है? गजनी में स्थित है। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। अब पृथ्वीराज चौहान, इनकी दो प्रमुख उपाधियां थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दो प्रमुख उपाधियां थी। नंबर एक, राय पिथोरा और दूसरी थी दल पुंगल। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अजमेर में एक कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी। कला साहित्य विभाग की स्थापना की और इसके अध्यक्ष पद्मनाभ थे। इनके प्रमुख दरबारी कवि, पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख दरबारी कवि इनके थे। नंबर एक जयानक, नंबर दो वागीश्वर, नंबर तीन चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई जयानक का प्रमुख रचना, इनकी प्रमुख रचना थी पृथ्वीराज विजय और चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना थी पृथ्वीराज रासो। अब कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रबरदाई ने कौन से ग्रंथ की रचना की? पृथ्वीराज रासो की। और कहते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट थे और इनके पुत्र का नाम था जलहण। पुत्र का नाम क्या था? जलहण। ठीक है, ये अजमेर के चौहान वंश। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, और कहीं कुछ छूट गया हो तो फिर अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।